हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कहाँ पर यूज होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, दैट इज टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसे अल्फा भी कहते हैं, और पावर ऑफ द टेस्ट जिसे 1 माइनस बीटा कहते हैं। तो ये सारे हमारे टॉपिक्स होंगे आज के, और एट द एंड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस और उसे यूज कहाँ पर करते हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेम्पररी स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय द रिसर्चर टू प्रूव और डिसप्रूव relationship between two or more variables. It is used in research as well as statistics. So it is a tentative statement. Tentative means temporary statement. Testable जो prove या disprove होगा, और prediction. Prediction means judgment या assumption made about the possible relationship between two or more variables. दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे जिसका रिलेशन हम प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। तो टू और मोर वेरिएबल्स जब भी यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल होगा जो कॉज शो करेगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और दूसरा वेरिएबल होगा जो डिपेंडेंट होगा, वो इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स शो करता है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? रिसर्चर रिसर्च स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट बनाएगा जो उसके रिसर्च का इनिशिएटिव स्टेप रहेगा, इनिशियल स्टेप होगा जो रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए हेल्प करता है बाय प्रूविंग और डिसप्रूविंग दैट हाइपोथेसिस। It provides a focus for investigation and it is a basis for making inferences. Inferences means conclusion made with the help of scientific research. Hypothesis word is derived from Greek word hypo and thesis. Collectively, it is called as a foundational idea or assumption. Next, what are the characteristics of good hypothesis? जब हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तो हमें फोकस करना चाहिए कि हाइपोथेसिस हमारा प्रॉपर, सिस्टमेटिक और सिंपल क्रिएट कर सके। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस? फर्स्ट, इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, अप टू द पॉइंट होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए मीन्स कोई भी पर्सन, लेमैन या अनदर रिसर्चर जो हमारा थीसिस रेफर करता है, वो उसे समझने में इजी हो। इट शुड बी टेस्टेबल। टेस्टेबल मीन्स प्रूव या डिसप्रूव हो सकता है। एंड फॉल्सिफाइबल। नेक्स्ट, स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन स्कोप। स्पेसिफिक होना चाहिए। जब हम हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट कैसे फ्रेम करते हैं, उसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम किया जाता है। सिंपल वे में फ्रेम होता है और स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थियरीज और ऑब्जर्वेशन, एंड इट शुड बी प्रेडिक्टिव इन नेचर, जो हम मीनिंग में ही डिस्कस किया था। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाइपोथेसिस? to guide research by providing focus and direction, to help in formulating research design and tools. रिसर्च डिजाइन के कॉन्सेप्ट में हम स्टडी करेंगे कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है और उसके टूल्स कौन से। इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर टेस्टिंग थियरीज एंड टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ड्रॉइंग कंक्लूजन। तो जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया था वही सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव्स में कवर होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपोथेसिस, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हाइपोथेसिस फ्रेम होता है। तो एजुकेशनल रिसर्च है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स या टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथड्स यूज्ड बाय द टीचर्स, किन स्टूडेंट्स के ऊपर कौन से टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट किस तरह से होता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट वे से हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्लीप मोर देन 8 आवर्स परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। ये हो गया एक स्टेटमेंट। अब रिसर्च स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये स्टेटमेंट को या तो प्रूव करेंगे या फिर डिसप्रूव करेंगे। क्या स्टूडेंट्स जो 8 आवर्स से ज्यादा स्लीप, दो स्टूडेंट्स हु स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स, whether they perform better in exam or not.
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं जहाँ पर उनको 8 आवर्स से ज़्यादा they have to sleep for more than 8 hours and then we have to check whether they perform good in exam or not. तो जनरली ये प्रॉपर सिस्टमेटिक रिसर्च होता है और जहाँ पर ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है आफ्टर दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी. तो या तो ये प्रूव होगा या फिर डिसप्रूव होगा. अगर प्रूव होता है तो उसके बेसिस पे हम रिसर्च आगे कंडक्ट करेंगे और अगर डिसप्रूव होता है तो हम इसके अगेंस्ट और स्टेटमेंट क्रिएट करके जिसे अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे. तो एजुकेशनल रिसर्च में फिर सोशल साइंस रिसर्च में कैसे हाइपोथेसिस फ्रेम होगा. अर्बन यूथ आर मोर पॉलिटिकली एक्टिव देन रूरल यूथ. तो आपने देखा यहाँ पर जब भी हम हाइपोथेसिस स्टेटमेंट फ्रेम करते तो 2 और मोर वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्टिवनेस. तो स्टूडेंट्स हु स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और इसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, परफॉर्म बेटर इन एग्जाम. तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करता है. स्लीप और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप शो करता है. स्लीप इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप शो करता है. सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमने देखा कि अर्बन यूथ आर पॉलिटिकली एक्टिव देन रूरल यूथ. तो यहाँ पर भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स हमने कंपेयर किया है कि अर्बन यूथ और रूरल यूथ को कंपेयर किया है इस बेसिस पे कि वो उसमें से कौन से यूथ पॉलिटिकली एक्टिव है. नेक्स्ट, कमर्शियली हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं हाइपोथेसिस को. कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीजेस विद द क्वालिटी ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस. जितना बेटर आफ्टर सेल्स सर्विस देंगे उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और आफ्टर सेल्स सर्विस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आफ्टर सेल्स सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा कि नहीं. तो ये कॉज होगा और ये इफेक्टिवनेस रिप्रेजेंट करता है. क्या आफ्टर सेल्स सर्विस इंक्रीज करने से कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है कि नहीं होता है. तो या तो ये स्टेटमेंट ये हाइपोथेसिस प्रूव होगा मीन्स करेक्ट प्रूव होगा या फिर रॉन्ग प्रूव होगा जिसे डिसप्रूव बोलते हैं. So there are multiple statements can be framed on the basis of which type of research is conducted. Okay, so there are two types of hypothesis, null hypothesis and alternative hypothesis. जो सबसे पहले रिसर्चर क्रिएट करता है वो null hypothesis क्रिएट करता है और null hypothesis is represented by H subset 0. हाइपोथेसिस का H और null रिप्रेजेंट करता है नो इफेक्ट और नो रिलेशनशिप. तो इसलिए सबसेट में वो होगा 0. A null hypothesis is a statement that there is no relation or no effect or no difference between two or more variables. जब null hypothesis फ्रेम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि there is no relation between two or more variables. It represents the default or neutral position that the researcher tries to test or reject through statistical analysis. It is called null because it nullifies or denies the presence of any meaningful effect or relationship. तो हमारे प्रीवियस एग्जांपल में नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम होगा. स्टूडेंट हु स्लीप मोर देन 8 आवर्स परफॉर्म बेटर इन एग्जाम का नल हाइपोथेसिस होगा. स्टूडेंट्स हु स्लीप फॉर मोर देन 8 आवर्स shows no improvement in examination. Same way, urban youth are more politically active देन रूरल यूथ का नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम होगा कि अर्बन यूथ एंड रूरल यूथ बोथ हैव नो रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिवनेस. और सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी नल हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट होगा. देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑन आफ्टर सेल्स सर्विस. तो आफ्टर सेल्स सर्विस की वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता. ये शो करता है नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. So when
The statement shows no relationship between variables. It is called as null hypothesis. What are the characteristics of null hypothesis? Statement of no change or no effect. दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है. It is always assumed to be true until proven. जब तक यह प्रूव नहीं होता तब तक हम अज्यूम करेंगे कि नल हाइपोथेसिस ही करेक्ट है, ट्रू है, और हम नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं. अगर वो ट्रू होगा तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर वो डिस्प्रूव होता है तो उसे रिजेक्ट करेंगे. मीन्स नल हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. If it is true, then we have to accept it. If it is false or it is wrong, then we have to reject it. It is objective and quantifiable. Objective means logical. Null hypothesis should be logical and it should be quantifiable. Means उसका measurement होना जरूरी है. Examples of null hypothesis: effect of teaching method on student scores. तो null hypothesis कैसे फ्रेम होगा? There is no difference in student scores using method A or method B. For example, method A है chalk and duster method या whiteboard marker method, और मेथड बी है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेथड. तो इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट स्कोर, नल हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम होगा? देयर इज नो डिफरेंस इन स्टूडेंट्स स्कोर यूजिंग आइदर मार्कर बोर्ड मेथड और बाय यूजिंग पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो देयर इज नो डिफरेंस, इंप्रूवमेंट है ही नहीं. दोनों में से कोई भी मेथड, टीचिंग मेथड फॉलो करेंगे तो स्टूडेंट्स के स्कोर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, सेम परफॉर्म करने वाले हैं दोनों केसेस में. तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो इट इज कॉल्ड एज नल हाइपोथेसिस. सेम वे, इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस. अब यहाँ पर भी दो मेथड, दो वेरिएबल्स है, मेडिटेशन और स्ट्रेस. स्ट्रेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मेडिटेशन उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसका नल हाइपोथेसिस क्या क्रिएट होगा? मेडिटेशन हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस लेवल. अब ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें प्रूव करना होता है कि वेदर मेडिटेशन हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस लेवल. रिसर्चर इसे प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा. अब हमें पता है कि साइंटिफिकली इट इज प्रूव्ड दैट मेडिटेशन हैज सम इफेक्ट ऑन स्ट्रेस लेवल टू सम एक्सटेंट. तो देयर इज अ रिलेशनशिप, पर हमें नल हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करना होता है. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. तो अब इनकम और सेविंग्स का मीनिंग क्या होता है? इनकम इज वॉट एवर वी आर गेटिंग, कैश इनफ्लो जो हम रिसीव करते हैं वो हमारा इनकम है. उसमें से थोड़ा सा पोर्शन कुछ कॉस्ट होगा जो एक्सपेंस रिप्रेजेंट करता है, और बाकी का पोर्शन हमारा प्रॉफिट या सेविंग्स होता है. तो इनकम और सेविंग्स में क्या डिफरेंस है? इनकम इज एनीथिंग विच वी गेट. मतलब अगर कोई पर्सन जॉब करता है और जो सैलरी इनकम होगी वो प्रॉपर इनकम है, पर वो पूरी की पूरी इनकम वो सेविंग नहीं कर पाएगा, उसमें से कुछ अमाउंट स्पेंड करेगा. तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वही बचा हुआ पैसा सेविंग्स होगा. तो नल हाइपोथेसिस कैसे क्रिएट करेंगे? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स. तो इनकम और सेविंग्स का रिलेशनशिप नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है नल हाइपोथेसिस. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है और वो सेविंग्स भी ज्यादा करते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है पर सेविंग्स नहीं कर पाते. तो इससे प्रूव क्या होता है कि वेदर देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग और नॉट, इवन लेस इनकम अर्नर कैन सेव मोर. तो ये मेजर डिस्कशन का टॉपिक बनता है, इसलिए वो नल हाइपोथेसिस क्रिएट होता है. एग्जाम परफॉर्मेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में से परफॉर्म कौन से बेटर करते हैं? तो बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म इक्वली इन एग्जाम, नो डिफरेंस, दोनों इक्वली परफॉर्म करते हैं. तो वो नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट फ्रेमिंग है. तो आई होप आपको पता रहेगा कि हाइपोथेसिस स्टेटमेंट होता है, ये प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए रिसर्चर स्टार्ट करता है. नेक्स्ट, व्हेन इज द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब करते हैं? या तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे या तो वो रिजेक्ट करेंगे. अगर नल हाइपोथेसिस प्रूव होता है कि वो करेक्ट है, ट्रू, तो वो
एक्सेप्ट करेंगे और रिसर्च आगे बढ़ाएगा। पर अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसे रिजेक्ट करेंगे और रिसर्चर आगे रिसर्च करेगा। तो आफ्टर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट, कौन से टेस्ट होते हैं? जनरली स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर स्टूडेंट्स टी टेस्ट, chi square, analysis of variance, ANOVA, etc. If p-value, probability value is less than significance level means probability of rejecting null hypothesis, जिसे हम अल्फा कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल यूजुअली 0.05, ये जनरल या यूनिवर्सल पॉइंट है जिसे रिप्रेजेंट करता है। सिग्निफिकेंस लेवल जनरली 0.05 होता है, ये यूनिवर्सल माना गया है। अब अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हो सकता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी के लिए ये साइड में रखते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं कि व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड आफ्टर कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट like t-test, chi-square, ANOVA, etc. If probability value is less than, if p-value is less than significance level, that is alpha, we reject null hypothesis. तो ये होता क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया उससे हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू मिलता है, वो 0.02 मिला और सिग्निफिकेंस लेवल जो अल्फा है वो 0.05 है, तो वी कैन से प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज लेस देन स्टैटिस्टिकल लेवल, तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इट रिप्रेजेंट्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट, मीन्स यहाँ पर जरूरी रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, एंड इफ पी वैल्यू इज मोर देन significance level, तो fail to reject null hypothesis, it represents there is no significant effect found. Next, alternate hypothesis, which is represented by H subset 1 or H subset small a. Alternate hypothesis. Null hypothesis is represented by H0 and alternate hypothesis can be represented by H1 or by H subset a. An alternate hypothesis is a statement that contradicts the null hypothesis. Contradict means opposite statement show करता है. It states that there is a relationship or difference or an effect between two or more variables. Null hypothesis में तीनों में no relation, there is no difference and there is no effect. भी alternate hypothesis में क्या है? It states that there is a relationship or difference or effect between variables. In hypothesis testing, the goal is often to provide evidence to support the alternate hypothesis by rejecting null hypothesis. अगर null hypothesis reject हो गया तो फिर alternate hypothesis बनेगा. Characteristics of alternate hypothesis states that it states what the researcher aim to prove, accepted only when null hypothesis is rejected. तो alternate hypothesis accept हो जाएगा. It is based on theory, logic or previous research. Types of alternative hypothesis, it can be directional or non-directional. अब directional क्या होता है? जो close ended statement होगा. Example से समझते हैं. Alternative hypothesis can be group A, for example girls, scores higher than group B, that can be boys. तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स है और दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्टली शो किया है कि ग्रुप ए स्कोर्स हायर देन ग्रुप बी, ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दिया है तो वो डायरेक्शनल हो गया. और दूसरा क्या हो सकता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ए गर्ल्स एंड ग्रुप बी बॉयज. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप बी, ये क्लोज एंडेड नहीं है, डायरेक्टली शो नहीं करता है कि स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है.
तो इसमें वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो इट कैन बी नॉन डायरेक्शनल. डायरेक्शनल स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस और रिलेशनशिप, एंड इनडायरेक्ट या नॉन डायरेक्शनल hypothesis indicates a difference exists but not the direction. डिफरेंस है पर वो डायरेक्शन नहीं देगा फर्दर रिसर्च के लिए. डायरेक्शनल alternative hypothesis is also called as one-tailed hypothesis and non-directional is called as two-tailed hypothesis. अब ऐसा क्यों है? जिनको पता है कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें जो एरिया होता है, जो मीन वैल्यू होता है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके पता चलता है, तो जो हमारा सॉल्यूशन नियर टू मीन वैल्यू मिलता है उसको हम कंसीडर करते हैं और आगे रिसर्च कंटिन्यू करते हैं. वो उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ होता है. तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस आइदर लेफ्ट और राइट होगा. इट टेस्ट इन वन डायरेक्शन, ग्रेटर देन और लेस देन टाइप का रिलेशन शो करेगा. और टू टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट इन बोथ डायरेक्शन, मीन्स वो सिर्फ बताएगा कि इट इज नॉट इक्वल, पर ये नहीं बताएगा कि वेदर इट विल बी हायर देन और लोअर देन अनदर वेरिएबल. तो जब मैं कहूंगा कि ग्रुप ए स्कोर्स हायर देन ग्रुप बी, तो ये डायरेक्शनल है. या फिर ग्रुप ए स्कोर्स लोअर देन बी, तो ये डायरेक्शनल है. पर जब मैं कहूंगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोर ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, means score of group A is not equal to score of group B. तो ये रिप्रेजेंट करता है या तो ये ग्रुप ए का स्कोर ज्यादा होगा या फिर कम होगा, पर कौन सा है ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया. पर डायरेक्शनल दोनों में से कोई एक स्पेसिफाई करता है. एग्जाम्पल, मीन ऑफ ग्रुप 1 इज हायर देन मीन और एवरेज ऑफ ग्रुप 2, तो ये डायरेक्शनल और वन टेल्ड हाइपोथेसिस है. नेक्स्ट, टू टेल्ड हाइपोथेसिस. It tests in both directions, which is represented by either or higher, either higher or lower. Means there is a difference between the score of two groups. पर किसका हायर है किसका लोअर है ये स्पेसिफाई नहीं किया होगा. तो मीन ऑफ ग्रुप 1 इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप 2. इससे और दो क्वेश्चन रेज करते हैं, या तो मीन ऑफ ग्रुप ए इज हायर और मीन ऑफ ग्रुप ए इज लोअर. तो ये नॉन डायरेक्शनल हो गया या फिर टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो गया. ये वन टेल्ड और ये सेकेंड टेल्ड. डिफरेंस बिटवीन वन टेल्ड एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस. टेस्ट अफेक्ट इन वन डायरेक्शन ओनली. वन टेल्ड हाइपोथेसिस टेस्ट इफेक्ट इन बोथ द डायरेक्शंस. तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो गया. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी फ्रेम इन वे ऑफ दिस, either higher than or lower than, but example of two-tailed hypothesis can be in the form of it is not equal or there is a difference, but किसका ज्यादा है किसका कम है वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है. रिजेक्शन रीजन कौन सा होगा? ओनली वन टेल, दैट इज आइदर लेफ्ट और राइट, पर यहाँ पर रिजेक्शन रीजन दोनों हो सकता है. अल्फा, एंटायर अल्फा इन वन टेल और अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इन ईच टेल, क्योंकि वो हाफ रिप्रेजेंट करता है. दोनों दोनों टेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होगा. यूज व्हेन एक्सपेक्टेड चेंज इज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड नो assumption अबाउट डायरेक्शन. और पावर, मोर पावरफुल इफ डायरेक्शन इज करेक्ट और लेस पावरफुल देन वन टेल हाइपोथेसिस. सेम वे सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस. ये क्या होता है? सिंपल हाइपोथेसिस जहाँ पर सिंगल हाइपोथेसिस फ्रेम होता है और कंपोजिट हाइपोथेसिस जहाँ पर मल्टीपल मोर देन वन हाइपोथेसिस कंबाइन होते हैं. तो सिंपल हाइपोथेसिस कैन बी फ्रेम इन दिस वे. स्पेसिफिक
it specifies the exact value. That is, null hypothesis can be mean is equal to 50, that is 50%. तो ये मीन है जो 50% रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हाफ में डिवाइड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. कंपोजिट हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम होगा? इट स्पेसिफाइज अ रेंज और इनइक्वालिटी. मीन्स ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हाफ में अगर डिवाइड करते हैं, तो अगर मल्टीपल स्टेटिस्टिकल पैरामीटर इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर रेंज कौन सा है. मीन्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये वाला कौन सा एरिया है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और कितना इंटेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करना है. और कंपोजिट हाइपोथेसिस में फॉर एग्जांपल मीन इज हायर देन 50, तो हायर देन 50 है. अब वो हायर देन 50 मीन्स वो हायर देन 50 कहाँ पर है और कितना है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है. वो प्रॉपर रेंज आइडेंटिफाई करना होगा. फॉर एग्जांपल difference between simple and composite hypothesis, it specifies the exact value और ये सिर्फ रेंज डिफाइन करता है. एग्जाम्पल ये देखो, मीन इज इक्वल टू 50 ये स्पेसिफाइड है. यहाँ पर मीन इज हायर देन और इक्वल टू 50 और नॉट इक्वल टू 50. ये रेंज बता दिया है कि 50 से ज्यादा हो सकता है और 50 से कम नहीं होगा. पैरामीटर वैल्यू इज फुल्ली नोन, क्योंकि पता है कि वो इक्वल टू 50 एवरेज है या मीन है, तो ये डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है. इसके बाद हमें और कोई स्टेटमेंट फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगी. डायरेक्टली हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. पर व्हेन इट इज कंपोजिट हाइपोथेसिस विच इज पार्शियली नोन और मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर अवेलेबल, तो हमें इसके आगे फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी. टेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इट इज इजी टू टेस्ट और इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. यूज कहाँ पर यूज होगा? व्हेन पॉपुलेशन पैरामीटर इज प्रिसाइजली नोन. और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बताया है. और कंपोजिट हाइपोथेसिस में व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन पैरामीटर वैल्यू. एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, फिर भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एग्जैक्ट फ्रेमिंग कैसे होता है वो पता चल जाएगा. इफेक्ट ऑफ टीचिंग मेथड ऑन स्टूडेंट स्कोर्स. देयर इज अ डिफरेंस इन स्टूडेंट स्कोर यूजिंग मेथड ए एंड मेथड बी. ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का एग्जांपल है और ये प्रॉपर स्पेसिफिकली नॉन डायरेक्शनल है या फिर टू टेल है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है ये बताया है, पर इट कौन सा मेथड कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल है वो नहीं बताया. इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हेल्थ. रेगुलर एक्सरसाइज इम्प्रूव्स हेल्थ. ये भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच का रिलेशनशिप, दोनों वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो किया है. रिलेशन बिटवीन स्लीप एंड परफॉर्मेंस. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्लीपिंग आवर्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस. जब नल हाइपोथेसिस में था, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट और नो इफेक्ट और देयर इज नो रिलेशनशिप. इस टाइप के स्टेटमेंट हुआ करते थे. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कैसे? जेंडर एंड एग्जाम स्कोर. बॉयज एंड गर्ल्स परफॉर्म डिफरेंटली इन एग्जाम. जब इक्वली थे, बोथ परफॉर्म इक्वली, तो ये नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करता है. पर डिफरेंटली ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट करता है. डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. आई होप आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा. Null hypothesis, there is no effect or no relationship, or alternative hypothesis, there is a presence of effect or relationship between two variables. Null hypothesis is represented by HO or H0, and alternative hypothesis is represented by H1 or H subset A. Objective null hypothesis, it is to be tested or possibility or possibly rejected. And alternative hypothesis का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज टू बी एक्सेप्टेड इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. तो अगर दो स्टेटमेंट है
तो एक स्टेटमेंट होगा नल हाइपोथेसिस और बाकी के जितने भी हाइपोथेसिस है वो सारे अल्टरनेटिव होंगे। H1, H2, H3 हो सकते हैं। तो ये सारे अल्टरनेटिव हो गए। हमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है नल हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं। अगर ये करेक्ट है, ट्रू, इफ नल हाइपोथेसिस इज if null hypothesis is proven or identified as true, then researcher रिसर्च आगे बढ़ाएगा। पर अगर वो null hypothesis करेक्ट नहीं है, if it is false, then null hypothesis will be rejected and alternative hypothesis will be accepted और रिसर्चर अपना रिसर्च आगे बढ़ाएगा। एग्जाम्पल, null hypothesis का एग्जाम्पल, there is no difference in mean value means both are equal एंड अल्टरनेटिव का एग्जाम्पल क्या है, बोथ आर नॉट इक्वल और देर इज अ डिफरेंस। ओके, फिर हायर देन, लोअर देन और इक्वल टू सम वैल्यू, ये रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। डायरेक्शन, it is always non-directional. Null hypothesis will be always non-directional, but alternative hypothesis can be directional or non-directional. Next, level of significance, which is represented by alpha. It is the probability of rejecting null hypothesis when it is actually true. तो जनरली ये होता है 5% ऑफ चांसेस, कॉमनली यूज्ड है कि टोटल रिसर्च में से 5% रिसर्च ऐसे होंगे जिसमें चांसेस होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था फिर भी उसे रिजेक्ट किया गया। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और अल्फा is the possibility of rejecting null hypothesis even if it is true. तो रिसर्चर को पता नहीं है कि ये ट्रू है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बाय मिस्टेक। तो ये मिस्टेक होने के चांसेस कितने, 5%, दैट इज 0.05। कॉमनली यूज्ड है 0.05, इसके अलावा 1% भी हो सकता है, 10% भी चांस हो सकता है, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के जो पॉसिबिलिटी है इवन इफ इट इज ट्रू, तो वो पॉसिबिलिटी को बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट इज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू means benchmark value used to decide whether the observed data is statistically significant. It is denoted by alpha. It indicates the risk of a type 1 error. अब there are two types of errors, type 1 error, type 2 error. दोनों क्या होता है वो आगे और डिस्कस करने वाले डिटेल में। पर सिंपल टर्म में टाइप 1 एरर क्या होता है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था और रिसर्चर रिसर्च आगे कंटिन्यू करेगा, पर नल हाइपोथेसिस ट्रू था और उसे एक्सेप्ट करने के बदले उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अभी वो गलत रास्ते पे, इसलिए टाइप 1 एरर बोला गया है। और टाइप 1 एरर इज आल्सो कॉल्ड एज अल्फा एरर। ओके, फॉर एग्जांपल, alpha value is 0.10, it means 10% chances of rejecting null hypothesis when it is true, or confidence level means remaining value, it is 90%। तो 100% में से 10% अगर चांसेस है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद भी उसे रिजेक्ट किया गया, इसका मतलब देर इज 90% ऑफ द चांस दैट नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बाद उसे एक्सेप्ट किया गया। तो इसका मीनिंग क्या है, देर इज अ 10% चांस ऑफ रॉन्ग रिजेक्शन, रॉन्ग हाइपोथेसिस मानकर रिजेक्ट कर दिया। 5% का मीनिंग क्या होता है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है रिमेनिंग, एंड इट मीन्स स्टैंडर्ड लेवल फॉर मोस्ट रिसर्चर। जनरली ये स्टैंडर्ड लेवल होता है, रिसर्चर कंसिडर करते हैं 5% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। और 0.01 मीन्स देर इज ओनली 1% चांस ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। और 99% कॉन्फिडेंस लेवल होता है, इसका मीनिंग कि there is a 99% of chance that it will be accepted when it is true. Very strict level of significance, but ऐसा rarely होता है, 1% chance बहुत rarely होता है। Next, power of the test. Power of test is also called as 1 minus beta. क्या होता है देखते हैं। It is a probability of correctly rejecting the null hypothesis when it is false.
नल हाइपोथेसिस फॉल्स था तो हमें उसे रिजेक्ट करना था और करेक्ट किया, सही किया। हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट रॉन्ग होने पर रिजेक्ट किया। तो ये पॉसिबिलिटी को बोलते हैं पावर ऑफ द टेस्ट विच इज 1 माइनस बीटा। अब बीटा क्या होता है? टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट करता है जो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। तो पावर ऑफ अ टेस्ट is the probability of correctly rejecting the null hypothesis when it is actually false। तो नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो उसे रिजेक्ट करना था, और अगर वो ट्रू होता तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था। ट्रू है, एक्सेप्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिसर्चर रिसर्च आगे बढ़ाएगा। ट्रू है, रिजेक्ट किया तो वो सिग्निफिकेंस लेवल में कवर होगा, और फॉल्स है तो उसे रिजेक्ट करना चाहिए था। जो किया तो वो पावर ऑफ द टेस्ट होता है। पर फॉल्स होने के बाद भी एक्सेप्ट किया तो वो फिर से टाइप 2 एरर में काउंट होगा, और वो रिसर्चर गलत रास्ते पे जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है। In other words, it is the ability of the test to detect true effect. It is denoted by 1 minus beta, where beta is the probability of type 2 error. Type 2 error क्या होता है? Null hypothesis, when it is false, it is accepted. तो जब 1 माइनस बीटा करेंगे तो क्या इसका मीनिंग होता है कि when 1 यूनिवर्सल है, इसमें से बीटा हटा दिया। बीटा मीन्स फॉल्स हाइपोथेसिस था और उसे रिजेक्ट करना था, वो रिजेक्ट कर दिया, तो बचा क्या अभी? 1 माइनस बीटा मीन्स रिजेक्टिंग नल एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो हाई पावर मीन्स हाई सेंसिटिविटी। अगर पावर ऑफ द टेस्ट ज्यादा मिला तो इसका मीनिंग है कि हाई सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट ट्रू इफेक्ट। एग्जाम्पल, a power of 80% is considered acceptable in most research। ये यूनिवर्सल है, जैसे सिग्निफिकेंस लेवल 5% था, वैसे पावर ऑफ टेस्ट 80% है। मतलब देर इज 80% ऑफ चांसेस दैट नल हाइपोथेसिस इफ इट इज फॉल्स इट इज रिजेक्टेड। डिफरेंस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज error related to type 1 error, and power of the test is related to type 2 error. Said by the researcher, alpha error is said by the researcher before test, and power to the test is determined by effective size, sample size और alpha। मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करता है कि पावर ऑफ द टेस्ट कितना होगा। आइडियल वैल्यू इज जनरली 0.05 और 5%, एंड पावर ऑफ द टेस्ट इज मोर देन और इक्वल टू 80%। और लास्ट में मीनिंग रखा है इसलिए क्योंकि आपको ये लास्ट टाइम आने वाला है, इसलिए आपको ओवरऑल पता चले कि क्या है रिस्क ऑफ फॉल्स पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। इसका मीनिंग होता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू था पर रिजेक्ट किया, और एबिलिटी टू डिटेक्ट ट्रूथ पावर ऑफ द टेस्ट होता है। Types of errors in hypothesis testing. There are two types of errors, type 1 error and type 2 error. Type 1 error is denoted by alpha and type 2 error is denoted by beta. Meaning क्या होता है? Type 1 error means rejecting null hypothesis when it is actually true। तो ये एरर क्यों माना गया? क्योंकि नल हाइपोथेसिस जब ट्रू था तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, पर रिजेक्ट किया, इसलिए ये एरर है। और इस टाइप के एरर को टाइप 1 एरर बोलते हैं। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। एंड टाइप 2 एरर क्या होता है? जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और उसे एक्सेप्ट कर दिया। फेलिंग टू रिजेक्ट मीन्स एक्सेप्टेड। एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। जब फॉल्स हाइपोथेसिस था तो उसे रिजेक्ट करना चाहिए था, पर उसे उल्टा एक्सेप्ट किया, तो वो टाइप 2 एरर है। पॉसिबिलिटीज, टाइप्स ऑफ एरर्स। देखो, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था और उसे रिजेक्ट किया तो वो टाइप 1 एरर है। इट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स था और उसे एक्सेप्ट किया तो वो टाइप 2 एरर है, विच इज कॉल्ड एज फॉल्स नेगेटिव। और
जब हाइपोथेसिस ट्रू है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जब फॉल्स है तो रिजेक्ट करना चाहिए, तो देयर इज नो एरर। करेक्ट है ना? जब हाइपोथेसिस करेक्ट है तो उसे एक्सेप्ट करो, तो नो एरर। अब जब हाइपोथेसिस रॉन्ग है, फॉल्स है, तो उसे रिजेक्ट करो, नो एरर। सिंपल, सिर्फ आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन से एरर्स है? टाइप 1 एरर which is called as alpha and type 2 error which is called as beta error। तो नल हाइपोथेसिस ट्रू है और एक्सेप्ट किया तो नो एरर, ट्रू है तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। सेम वे, इफ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड रिजेक्ट किया तो नो एरर। पर अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर, अल्फा। और नल हाइपोथेसिस फॉल्स था तो उसे रिजेक्ट करना था पर एक्सेप्ट किया तो टाइप 2 एरर, बीटा एरर। और लास्ट टॉपिक, स्टेप्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप विल बी स्टेट हाइपोथेसिस। पहले स्टेट करो नल हाइपोथेसिस, फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके बाद हमें प्रूव करना होता है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सेट ए सिग्निफिकेंस लेवल, डिटरमाइन टेस्ट स्टैटिस्टिक, एस्टैब्लिश डिसीजन रूल। ये सारे सिर्फ स्टेप्स है, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो टॉपिक डिफरेंट है। Compute test statistics from sample data, then make a decision and draw conclusion. This will be the steps in hypothesis testing. Let's discuss some MCQs to clarify your concept. First question, the alternative hypothesis is dash. What the researcher tries to disprove, what the researcher assumes is false, what the researcher tried to prove, or always accepted. Correct option is option C. What the researcher tries to prove is an alternate hypothesis. Next, the null hypothesis is generally stated as there is a relationship, there is no relationship, there is a positive impact, or there is a negative impact. The correct answer is option B. There is no relation between variables is null hypothesis. Next, there is no significant relationship between teaching style and student engagement. This is an example of research hypothesis, directional, null hypothesis, or statistical hypothesis. There is no significant relationship. ये represent करता है null hypothesis. तो correct option is option C. In the hypothesis testing procedure, a researcher may commit type 2 error in which of the following condition? So when true null hypothesis is rejected, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो देखो बी ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि हम नल हाइपोथेसिस को ही या तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे, तभी टाइप 1 और टाइप 2 एरर आता है। सी, व्हेन द फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, और डी, व्हेन द ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो देखो व्हेन ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये तो कोई एरर नहीं है, नो एरर। और ए पॉइंट क्या है? व्हेन द ट्रू नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, वो टाइप 1 एरर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। टाइप 2 एरर इज व्हेन फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो अल्फा एरर और बीटा एरर और टाइप 2 एरर बोला गया है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विथ रिगार्ड्स टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया है, लिस्ट 1 में मीनिंग बताया, लिस्ट 2 में उसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है वो बताया। Point A, the ability to test to reject null hypothesis when it is false. Ability to test is power of test. Option 4. So point A, answer 4. Next, the probability of accepting false null hypothesis. When null hypothesis is false and it is accepted, it is called as type 2 error. Point B, option 3. Next, the probability of rejecting true null hypothesis due to sampling error, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो अल्फा रिप्रेजेंट करता है। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू नल हाइपोथेसिस इज टाइप 1 एरर। तो ऑप्शन डी, पॉइंट डी, ऑप्शन 2। तो 4, 3, 1, 2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट डज
0.05% level of significance means 5% chance of type 1 error. Correct answer is option B. Next, power of test is classified as probability of accepting true null hypothesis, rejecting true null hypothesis. पावर ऑफ टेस्ट की बात हो रही है, तो रिजेक्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग फॉल्स नल हाइपोथेसिस. तो पावर ऑफ टेस्ट रिप्रेजेंट करता है 1 माइनस बीटा विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग false null hypothesis. Option C is correct answer. Which of the following is the correct sequence of step in hypothesis testing? तो हमने पहले ही ये डिस्कस किया है. लास्ट टॉपिक हमारा यही था कि what are the procedure of testing hypothesis. So first step will be point A, formulate null and alternate hypothesis. Second, select significant level, that is alpha. Third, compute the test statistic. Or last, make decision and conclusion. A, B, C, D is correct sequence. Option A is correct answer. तो आज हमने डिस्कस किया मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस which is denoted by H0 null hypothesis and H1 or H alphabet A for alternate hypothesis. Then level of significance which is called as alpha, power of test which is called as 1 minus beta, two types of errors, that is type 1 error and type 2 error. Type 1 error which is denoted by alpha error and type 2 error which is also called as beta error. और difference between null hypothesis, alternative hypothesis. कुछ MCQs किए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. और कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिस्ट डाउन कर सकते हो, मैं उसका रिस्पॉन्स रिप्लाई कर दूंगा. तब तक के लिए बाय, हैप्पी लर्निंग.